कभी सोचा है कि एक ऐसी ढाल हो जो किसी को भी, मतलब किसी को भी, सरकार की अपार शक्ति से बचा सके? सुनने में शायद ये किसी कहानी जैसा लगे, लेकिन भारतीय संविधान में ये ढाल सच में मौजूद है और इन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार। जरा सोचिए, ये सवाल कितना बड़ा है। जब सरकार के पास कानून बनाने, उसे लागू करने और यहाँ तक कि सजा देने की भी शक्ति होती है, तो फिर एक आम इंसान की आज़ादी और उसके सम्मान की रक्षा कैसे होगी? तो इसका जवाब है, जैसा हमने कहा, एक ढाल। हमारे संविधान को बनाने वालों ने हमें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो सरकार की मनमानी के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। इन्हें मौलिक या फंडामेंटल पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देश के मूल कानून यानी संविधान की गारंटी हैं और ये किसी भी इंसान के पूरे विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी हैं। और हाँ, ये अधिकार हमें यूं ही नहीं मिल गए। इनके पीछे एक लंबा इतिहास है, एक लंबा संघर्ष है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट से इसकी मांग शुरू हुई, फिर हमने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों से प्रेरणा ली और आखिरकार संविधान सभा में बहुत गहरी बहस के बाद इन अधिकारों को हमारे संविधान में जगह दी। तो ये ढाल असल में है क्या? चलिए इस नागरिक की टूलकिट पर एक नज़र डालते हैं। आज की तारीख में इसमें 6 मुख्य अधिकार शामिल हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर हम देख सकते हैं, हमारे पास 6 मुख्य अधिकार हैं। वैसे शुरुआत में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आज हमारे पास है सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठा, जो इन सब की जान है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो अधिकार है जो बाकी सबको लागू करवाने की ताकत देता है। वैसे तो ये सभी अधिकार बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनमें से 2, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे लोकतंत्र की नींव हैं, उसकी बुनियाद हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं को जरा गहराई से समझते हैं। समानता का अधिकार, इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म के जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 14 में एक बहुत दिलचस्प बात है। इसमें समानता के 2 पहलू हैं। एक है कानून के समक्ष समानता, जिसका मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून सबके लिए एक है। और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, जो कहता है कि एक जैसी स्थिति में लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि समाज के जो वर्ग पीछे रह गए हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए सरकार खास इंतजाम कर सकती है, जैसे कि आरक्षण। चलिए अब अगली ढाल की तरफ बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। यही हमें एक नागरिक के तौर पर आगे बढ़ने और लोकतंत्र में हिस्सा लेने की शक्ति देता है। सोचकर देखिए, आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 कितनी जरूरी आज़ादियां मिली हैं। बोलने की आज़ादी, शांति से जमा होने की आज़ादी, अपनी यूनियन बनाने की आज़ादी, और तो और देश में कहीं भी आने जाने, बसने और कोई भी काम करने की आज़ादी। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई अपनी आज़ादी का इस्तेमाल समाज को ही नुकसान पहुंचाने के लिए करे। इसीलिए संविधान में उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट है। जैसे बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन इस आज़ादी का इस्तेमाल नफरत फैलाने या दंगे भड़काने के लिए नहीं किया जा सकता। सरकार पब्लिक ऑर्डर और देश की सुरक्षा जैसे ग्राउंड्स पर कुछ सीमाएं लगा सकती है, ताकि व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बना रहे। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ठीक है, अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? एक अधिकार की कीमत ही क्या है अगर उसे लागू ही न किया जा सके? इस ढाल का असली इस्तेमाल होता कैसे है? और इसका जवाब है आर्टिकल 32। ये वो मशीन है जो इन अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। इससे पता चलता है कि ये अधिकार कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
असल में ये आर्टिकल हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही वो ताकत है जो इन अधिकारों को न्यायोचित या जस्टिसेबल बनाती है। मतलब ये सिर्फ वादे नहीं बल्कि कानून द्वारा लागू की जा सकने वाली गारंटी हैं। एक और बात समझनी जरूरी है कि ये मौलिक अधिकार पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीवंत, एक लिविंग संविधान का हिस्सा है जो समय के साथ बदलते और विकसित होते रहते हैं। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्थापित किया। इसका मतलब ये है कि संसद संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती। मतलब आप घर को रिनोवेट तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी नींव नहीं हिला सकते। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? पहली बात, मौलिक अधिकार सरकार की शक्ति के खिलाफ हमारी ढाल हैं। दूसरी, वे कानूनी तौर पर लागू किए जा सकते हैं। तीसरी, वे असीमित नहीं हैं, उन पर भी सीमाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वही हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, उसकी नींव है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। एक व्यक्ति की आज़ादी और समाज की ज़रूरतों के बीच संतुलन की ये रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जो हमारे लोकतंत्र में शायद हमेशा चलती रहेगी।